Yes, welcome students to learn biology with bioinstructor. So let's start our new video बेटा जो कि बेस्ड है प्रोकैरियोटिक सेल्स पे। हमारी सेकंड वीडियो है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बुक में लिखा है उसको पहले अच्छे से समझते हैं, बाद में एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यस बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा, ओके। सो जो पहली बात आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी में पहली ही लाइन दी गई है कि और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसे, प्रोकैरियोटिक सेल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैक्टीरिया, सेकंड नंबर पे कौन आता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया, या फिर और हम उसे क्या बुलाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर पर पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड लास्टली है बेटा जी हमारे माइकोप्लाज्म्स। ओके, सो ये थे पहली बात कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं या किन किन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्म। अब बात आती है इसकी शेप की स्टूडेंट्स। तो अब बात आती है इसकी शेप की। तो प्रोकैरियोटिक सेल की स्टूडेंट्स 4 शेप्स होती हैं। कितनी? 4, 1 2 3 और 4। अच्छे से देखते हैं। तो जो पहली शेप होती है बेटा वो कौन सी होती है? कोकस शेप, COCCUS, कोकस शेप। सेकंड वन इज बैसिलस बेटा। कौन सी शेप? बैसिलस। विब्रियो एंड लास्ट वन इज स्पाइरिलम बेटा, स्पाइरिलम। So these are the 4 shapes of prokaryotic cell. अब ये जो कोकस शेप होती है बेटा, ये होती है स्फेरिकल, शेप। बैसिलस होती है रॉड शेप। विब्रियो होती है कॉमा शेप बेटा।
कॉमा शेप्ड, और स्पाइरिलम होती है स्पाइरल शेप बेटा। सो अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती स्टूडेंट्स, शेप को और भी हम बोल सकते हैं, स्फेरिकल शेप या कोकस शेप आगे भी डिवाइडेड होती है। कुछ टाइप्स होती हैं इनकी, बेसिलस की और हमारी कोकस की। अब उसे देखते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे थे कोकस शेप की। यहाँ से न्यू ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो किसकी बात कर रहे थे हम? कोकस। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कोकस। और सेकंड थिंग, एक होता है बेटा डिप्लोकोकस। क्या होता है? डिप्लोकोकस बेटा। डाई का मतलब क्या होता है? टू बेटा जी। तो इसके साथ हम अगर दो कोकस जुड़ जाएं तो क्या बनता है? डिप्लोकोकस। थर्ड बेटा, द थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। 3 से 5 कोकस शेप जुड़ जाएं तो वो बन जाता है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है? 3 से 5, 1 2 3 4 5। सो ये क्या बन गया हमारा? स्ट्रेप्टोकोकस बेटा। द नेक्स्ट थिंग और द लास्ट वन इज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। ग्रुप ऑफ मैनी राउंडेड शेप स्ट्रक्चर। जब ग्रुप में बात आ जाती है बेटा कुछ ऐसे, ओके जब ग्रुप में होते हैं बहुत सारे कोकस शेप बैक्टीरिया तो उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेफाइलोकोकस। दोबारा देख लो एक बार, ठीक है। कोकस बेटा पहली हमने जो शेप बोली थी वो क्या थी? कोकस। वो क्या थी? स्फेरिकल। उसके बाद डिप्लोकोकस मतलब 2, डाई का मतलब होता है 2, तो 2 जो हैं कोकस शेप जुड़ जाते हैं बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस 5 बन जाते हैं, 3 से 5 तक। स्टेफाइलोकोकस जब वो ऐसे एक क्लस्टर में रहते हैं। ओके सो अब सेकंड बात जो आती है वो है बेसिलस की। नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो है बेसिलस फॉर्म की। सो बेसिलस फॉर्म में भी ऐसी ही होती है, रॉड शेप होती है कुछ लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? हमारी बेसिलस। ये कौन सी हुई अब बताओ? 2 जुड़ गए। डिप्लोबैसिलस बेटा जी कौन सी है?
डिप्लोबैसिलस। थर्ड और लास्ट कौन सी हुई? जब 3 से 5 रॉड शेप बैक्टीरिया जुड़ जाएंगे। सो ये कौन सी हुई? स्टेप्टोबैसिलस। So these are the shapes of bacillus form, bacillus bacteria। अब जब हमने बात की थी बेटा शेप्स में, कॉमा शेप्स में बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ मैं। कुछ कॉमा शेप होते हैं वो ऐसे होते हैं, दोबारा ड्रॉ करती हूँ मैं, कुछ ऐसे। सो ये कौन से हुए हमारे? विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप कैसे होते हैं बेटा? स्पाइरल शेप कुछ स्पाइरल सी ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिजम्स। Next, they are generally smaller and multiply more rapidly than यूकैरियोटिक सेल। ओके, इनकी एक खासियत होती है बेटा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसीलिए ये बहुत जल्दी से डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। द नेक्स्ट थिंग इज शेप। दे में वेरी ग्रेटली शेप एंड साइज। कोई कांस्टेंट शेप या साइज नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होती है। 4 बेसिक शेप्स जो हमने की, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम बेटा। सो दीज आर द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अब बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या कहता है उसका स्ट्रक्चर? द ऑर्गेनिजम्स the organism of the prokaryotic cell is fundamentally similar. The prokaryotic cell exhibit wide variety of shape and function. ओके, कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो बेसिकली फंडामेंटली सिमिलर ही होती है, भले ही प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो वैरायटी शो करते हैं अपने शेप में और फंक्शंस में। ओके, अब नेक्स्ट मूव करें। ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल। सो फर्स्ट थिंग जो हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चली कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जिसने सेल मेम्ब्रेन को कवर किया होता है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ऐसा नहीं होता बेटा जी। ओके, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो फर्स्ट थिंग क्या होती है? सेल वॉल। सेकंड क्या हो गई हमारी? सेल मेम्ब्रेन। थर्ड हो गया साइटोप्लाज्म। और क्या कहते हैं? देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता।
द जेनेटिक मटीरियल बेसिकली नेक्ड नो इनवेल बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इन एडिशन द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ओके, कई बैक्टीरिया में क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर। इस डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बेटा जी। ओके, चलो अब बात हो गई प्लास्टिड्स की। So the plastid DNA confers certain unique phenotypic characters of bacteria. Such characters are resistant to antibiotic. ओके सब पढ़ेंगे, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड, ओके ये बाद की बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। नो ऑर्गेनेलीज like one in eukaryote are found in the prokaryotic cell except for ribosomes. Prokaryotic cell something unique form in the form inclusions a specialized different from a cell membrane called mesosomes. Characteristic of prokaryotic, they are essentially इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलो अब इतनी सी बात को हम अच्छे से ड्रॉ कर कर देखेंगे बेटा, एक एक बात को आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस नोट्स बनाते जाओ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में वो क्या थी कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पहली बात क्या पता चली हमें कि उनमें क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, सेल वॉल, और उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ड्रॉ करते हैं। So imagine this is a cell wall. ओके सो ये क्या है? हमारी सेल वॉल बेटा। सो दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। सो ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। यही बात उन्होंने कही थी कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। अब इनमें क्या होता है बेटा? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इनमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बेटा। वो सिर्फ अंदर अंदर ही रहता है। ओके कुछ ऐसे। सो ओके अगली बात उन्होंने क्या बताई थी कि इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है कोई भी। सो इमेजिन तो ये क्या हुआ? हमारा न्यूक्लियस जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियस बेटा ऐसे ही। और इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि क्या होता है?
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे कर जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या प्रेजेंट होता है। हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, इसे तो हमने लेबल ही नहीं किया। दिस इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मिड हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, और हमारी क्या हो गई, सेल वॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आपको मालूम ही होगा वो कौन से होते हैं, राइबोसोम्स बेटा जी। दीज आर राइबोसोम। ओके, ये कुछ जनरल सी बात थी, उन्होंने बताई थी हमें। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बोली थी, वो क्या थी कि सेल मेम्ब्रेन से कुछ इनफोल्डिंग्स ऐसे स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें क्या बोला जाता है, मेसोसोम्स। दीज आर, ये क्या हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं मेसोसोम्स। ये कुछ बात बोली थी स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से कुछ एक्सटेंशन, ये जो आपको क्लियर दिख रही होंगी ये वाली, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स। कुछ एक्सटेंशंस, इनफोल्डिंग्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं बेटा, वो बाहर आई होती हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें स्पेशली कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और क्या बोला उन्होंने कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जीनोमिक डीएनए के अलावा क्या पड़ा होता है, प्लाज्मिड पड़ा होता है, न्यूक्लियस पड़ा होता है। और न्यूक्लियस कौन सा होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है इसमें। ओके, ऐसे ही पड़ा रहता है, बिखरा पड़ा होता है इसमें। ओके, तो चलो अब एक बात और बोली थी उन्होंने प्लाज्मिड के बारे में, नोट करें उसे भी आप। प्लाज्मिड के बारे में क्या लिखा था कि इसमें रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है बेटा, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किससे, एंटीबायोटिक से। बैक्टीरियल डिजीज़ कोई भी हो हमें, वो जल्दी से ठीक नहीं होती। क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मिड के बारे में आपको बेटा सबसे ज़्यादा पता चलेगा जब हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से ये इसकी बात की गई है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल। अभी बहुत पढ़ा है, पहले ये जस्ट जनरल बातें थी। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो कौन सा है, वो है सेल इनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल इनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बेटा अच्छी बात होगी अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है ना उसे अपने साथ लेकर बैठें, आपको अच्छे से तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा।
और जब आप एक एक लाइन को साथ में रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप याद रखेंगे उस चीज़ को ज़्यादा। सो आवर टॉपिक इज सेल। इनवेल्प। अब सेल इनवेल्प में हमें क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स कि देयर आर नो, कि 2 लेयर्स ही नहीं होती हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल में। इनके अलावा भी एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है। ओके, पहले देख लेते हैं अच्छे से। ग्लाइकोकैलेक्स बेटा, ग्लाइकोकैलेक्स। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। So this is glycocalyx. उसके बाद आती है हमारी सेल वॉल, और उसके बाद आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली 3 लेयर होती हैं बेटा। सो ये कौन सी हुई हमारी आउटर, क्या हुई, ग्लाइकोकैलेक्स स्टूडेंट्स। सो ये क्या हुई, ग्लाइकोकैलेक्स। ये हो गई हमारी सेल वॉल, ये हो गई बेटा सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जब ये तीनों इकट्ठी होती हैं स्टूडेंट्स, जब ये तीनों इकट्ठी होती हैं, कौन कौन, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। वैसे तो इन सबके अलग अलग फंक्शंस होंगे, बट जब ये एक इनवेल्प की तरह है तो इनका फंक्शन क्या है बेटा, प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है इनका, प्रोटेक्शन बेटा। सो ये सेल को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बेटा। तो एक बार देख लेते हैं, पहले पढ़ें इसको अच्छे से बुक से, बाद में हम इसे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो लेट्स मूव ऑन बुक। सो ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल इनवेल्प एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ओके, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly bacterial cell have chemically complex cell envelope। कहते हैं कि मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, पर्टिकुलरली किसकी बात की गई है, बैक्टीरिया की, उसमें क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स एक इन्वेल्प बना होता है बेटा। इनमें केमिकली, जो कि बहुत से केमिकल से बना होता है वो। और सेल इनवेल्प कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड लेयर। सेल इनवेल्प को किस चीज़ से बना होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स, जो सबसे ऊपर होता है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स होती है बेटा जी। ओके, फॉलोड बाय उसके बाद क्या आती है हमारी सेल वॉल, और नेक्स्ट क्या आती है सेल मेम्ब्रेन। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द इनवेल्प परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। भले ही ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस होंगे, इवन देन व्हेन दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन जब ये इकट्ठा होती हैं बेटा, इकट्ठा होती हैं तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इनवेल्प। सेल इनवेल्प के स्ट्रक्चर के बेस पर बेटा, सेल इनवेल्प के स्ट्रक्चर के बेस्ड पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 2 ग्रुप्स में बेटा, 2 ग्रुप्स में। एज द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर डिवेल्प बाय ग्राम। एक साइंटिस्ट थे ग्राम, जिन्होंने एक स्टेनिंग का प्रोसीजर अप्लाई किया था बैक्टीरिया पर। सो
दोज हु टेक अप ग्राम स्टेन, जिन्होंने ग्राम स्टेन ले ली वो क्या था, वो क्या बैक्टीरिया थे, ग्राम पॉजिटिव। और जिन्होंने नहीं स्टेन वो एब्जॉर्ब की वो क्या थे, ग्राम नेगेटिव। एक बार उस प्रोसीजर को देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है तो आप नोट ज़रूर करें बेटा उसे। सो ग्राम ने क्या किया था, अपने स्टेन में यूज़ क्या किया था, वीकली एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, एक सॉल्यूशन ही यूज़ किया था क्रिस्टल वॉयलेट का। सो ग्राम स्टेन एक्चुअल में है क्या, बोर्ड पे ही समझते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बेटा ग्राम स्टेन। तो अब हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन में एक्चुअली क्या था, इसमें था बेटा वीकली एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम स्टेन। ये एक सॉल्यूशन था, इसमें उन्होंने क्या किया, ग्राम ने द फर्स्ट थिंग द स्टेन बैक्टीरिया, उन्होंने पहले बैक्टीरिया को स्टेन किया बेटा, किसमें, इस सॉल्यूशन में स्टेन किया अच्छे से, किसमें, अपने सॉल्यूशन में जो उन्होंने अपना बनाया था। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया स्टेन किया किसमें, जैसे हम ग्राम सॉल्यूशन बोलते हैं उसमें। तो बाद में सेकंड स्टेप क्या किया, स्टेन बैक्टीरिया को ट्रीट करवा दिया 0.5% वाले आयोडीन सॉल्यूशन में बेटा। देन इन्हीं बैक्टीरिया को स्टेन बैक्टीरिया को ट्रीट करवा दिया, ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट करवाया, 0.5% पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में। ओके, इसके बाद क्या किया, वॉश कर दिया, किसे, बैक्टीरिया को वॉश्ड, किसके साथ किया, वाटर के साथ, वॉश्ड विद वाटर के साथ बेटा, प्लस और किसके साथ, एसीटोन के साथ भी किया, या फिर और किसके साथ किया, अल्कोहल के साथ। ओके, तो पहले पूरा प्रोसीजर एक बार अच्छे से देख लें, क्या था पूरा प्रोसीजर। यस, हियर इज, सो दिस इज़ द प्रोसीजर। पहले ग्राम ने एक स्टेन यूज़ की थी अपने, जिस स्टेन में क्या था, कोई सोल्यूशन था क्रिस्टल वॉयलेट का, एल्केलाइन सोल्यूशन था। पहले बैक्टीरिया को इसके साथ डिप करवा दिया उसको, ठीक है। उसके बाद उससे उस बैक्टीरिया को पोटाशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा दिया, बाद में उसको वॉश कर दिया। ओके, तो वॉश करने के बाद क्या हुआ बेटा जी, अब वॉश करने के बाद क्या हुआ, वॉश करने के बाद जिन बैक्टीरिया में स्टेन बच गई, जो बैक्टीरिया ने स्टेन को रिटेन कर लिया, रिटेन द स्टेन, उन्हें क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इतना सब करने के बाद भी वो क्या बन गए, ग्राम पॉजिटिव।
और जिन्होंने लूज़ कर दी स्टेन, लॉस द स्टेन, वो क्या बन गए हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था ग्राम पॉजिटिव का एक मैकेनिज़्म। तो अब वापस बुक पे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग, ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलेक्स वेरी करती है बैक्टीरिया में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती। इट कुड बी लूज शीट, व्हेन वो एक लूज शीट की तरह एक्ट करती है बेटा उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। जब वो बहुत थिक और टफ होती है बेटा उसे बोलते हैं कैप्सूल। द सेल वॉल डिटर्मिन द शेप एंड द साइज। Shape of the cell provides strong structural support to prevent bacterium from bursting or collapsing. This is the function of cell wall. यहाँ पे ग्लाइकोकैलेक्स की बात ख़त्म हो गई बेटा। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। अब हम ग्लाइकोकैलेक्स के स्ट्रक्चर को डीपली देखते हैं। तो हमने क्या देखा एनसीईआरटी में कि ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है बेटा, ठीक है, ये रही हमारी ग्लाइकोकैलेक्स जो आउटर लेयर होती है। ओके, ये कितने टाइप की होती है? ये दो तरह की हो सकती है। या तो ये होगी स्लाइम लेयर की फॉर्म में, ठीक है बेटा, या होंगी कैप्सूल की फॉर्म में। ओके, तो अगर ग्लाइकोकैलेक्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लाइकोकैलेक्स स्लाइम लेयर है या कैप्सूल? तो अगर हमारी ग्लाइकोकैलेक्स एक लूज शीट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, एक लूज शीट जेली लाइक मटेरियल की तरह है, तो वो होगी स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलेक्स। अगर थोड़ी सी थिक और हार्ड है बेटा, टफ सा स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होगी? कैप्सूल स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलेक्स। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लूज शीट स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल में बेटा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं इनके, किनके फंक्शंस देखेंगे अब। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं इनके ग्लाइकोकैलेक्स के, मतलब स्लाइम लेयर और कैप्सूल के। सो आवर टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल बेटा। जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। ये ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये किससे प्रोटेक्ट करती है सेल को? प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट डेसिकेशन। ये बेटा जी सेल से मॉइस्चर को रिमूव नहीं होने देती है। ओके, सो ये डेसिकेशन से भी प्रोटेक्ट करती है ग्लाइकोकैलेक्स। मॉइस्चर का कंटेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेसिकेशन? ये मॉइस्चर के कंटेंट को रिमूव नहीं होने देती, बचाती है उससे। और क्या फंक्शंस हैं बेटा? प्रोटेक्ट करती है सेल को, किससे प्रोटेक्ट करती है? एंटीबायोटिक से बेटा, एंड और किससे? वायरस के अटैक से। वायरस अटैक से प्रिवेंट करती है ये कौन? ग्लाइकोकैलेक्स स्टूडेंट्स। मोरओवर और क्या करती है? ये बैक्टीरिया को स्टिक करती है बेटा सॉइल पार्टिकल्स से। तो हम क्या लिख सकते हैं? इनेबल द
enable the bacteria to stick to surface अब ये सरफेस क्या हो सकता है स्टूडेंट? ये कोई सॉइल हो सकते हैं, ये कोई रॉक स्टीम हो सकती है, और या ये कोई होस्ट हो सकता है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ओके, तो अब ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक थे बेटा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, और क्या टॉपिक थे? फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल वॉल बेटा जी। ओके, अब सेल वॉल के क्या फंक्शन है बेटा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल होती क्या है? आउटर लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन बोल लो, आउटर लेयर बोल लो ऑफ सेल, ठीक है, सबसे पहली लेयर होती है। ओके, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्रोटेक्ट द सेल। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट क्या बात की हमने, और किससे बचाती है बेटा? प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। मोरोवर और क्या करती है बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एंड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं हम, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है बेटा इसका वो क्या है? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बस्टिंग, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग स्टूडेंट्स। सेल को बस्ट भी नहीं होने देती हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और सेल को कोलैप्स भी नहीं होने देती। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल बेटा जी। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स। अब सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस हैं? ये कंट्रोल करती है बेटा, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स बेटा, into or out of the cell, into or out of the cell। ओके, क्लियर हुआ बेटा कि ये क्या करती है? सेल को आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है, किसी चीज़ का लेन देन का जो कह सकते हैं हम, वो ये ध्यान रखती है बहुत अच्छे से। इसके बाद अगर बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी बियर करती हैं। इट ऑल्सो बियर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी
एंजाइम और क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन मीसोसोम फॉर्म करने में हेल्प करती है बेटा। सेल मेम्ब्रेन forms mesosomes by unfolding. Okay, so this is all about functions of cell membrane student. Okay, I hope आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो बार बार इस चीज़ को देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ की ओर एनसीईआरटी में। लेट्स मूव। तो यस बेटा, नाउ अब हम आगे बात करते हैं। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज़ द मीसोसोम्स जो होते हैं वो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं विच फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये हमने अभी देखा कि मेसोसोम बनते कहाँ से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जब वो ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग क्रिएट करती है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, अब ये किस फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स, टिब्यूल्स और लैमेली की फॉर्म में। ओके, अब देखते हैं इनके क्या फंक्शंस हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बेटा। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। ओके, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा, मैंने आपको बोला था कि ये कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कंटेन करती हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से ही मीसोसोम फॉर्म होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मीसोसोम में भी कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, सो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट इन सम प्रोकैरियोटिक like cyanobacteria and other membrane bound extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigments बेटा। अब कई प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, तो कुछ और एक्सटेंशंस होती हैं साइटोप्लाज्म में जिन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमेटोफोर्स। अब क्रोमेटोफोर्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं बेटा। अच्छे से ड्रॉ कर कर देखेंगे हम सभी को। तो अब बेटा नेक्स्ट बात आती है बैक्टीरियल सेल की मोबिलिटी पे। मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें क्या होती है, फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। बैक्टीरिया शोज अ रेंज ऑफ नंबर ऑफ, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। अब फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं बेटा, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट इज द लार्जेस्ट पोर्शन एक्सटेंड, ओके, सबसे बड़ा होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस पिल्लाई होते हैं और फिम्ब्राई होते हैं। ओके, बैक्टीरिया पिल्लाई और फिम्ब्राई भी अटैच होते हैं और ये मोबिलिटी में हेल्प नहीं करते। पिल्लाई क्या होते हैं, इलॉन्गेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, किसी स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। जब हम बोर्ड पे समझेंगे तो मैं बताऊंगी वो प्रोटीन कौन सी होती है। ओके, आगे क्या लिखा है, फिम्ब्राई स्मॉल bristle like fibers sprouting out of the cell in some bacteria, they also may rock or stream. ओके, तो अब बात करते हैं बेटा इन सब की, मीसोसोम की और फ्लैजिला की। सो लेट्स मूव ऑन वाइट बोर्ड। सो बच्चों, अब बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ मेसोसोम्स की। ठीक है, अभी हमने फंक्शंस कर लिए सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब बात आती है मेसोसोम्स की। आपको याद ही होगा कि मेसोसोम्स क्या हैं। इमेजिन दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से कुछ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बाहर आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं मेसोसोम्स। ओके, और इन्हें बेटा बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बेटा। क्यों बोला जाता है वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि कुछ फंक्शंस जो NCERT में दिए हुए हैं वो कौन से हैं? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है बेटा, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। द सेकेंड थिंग इज DNA replication, DNA replication। अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है बेटा। कौन? हमारे मेसोसोम्स। रेस्पिरेशन के अलावा और क्या फंक्शंस हैं इनके, हमारे मेसोसोम्स के? सिक्रीटरी प्रोसेस में हेल्प करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, कुछ सिक्रीशन के प्रोसेस करती है। और लास्टली ये क्या करती है बेटा? क्योंकि ये रफली स्ट्रक्चर होता है तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं। किसके लिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। चलो, ये तो हो गए हमारे कुछ फंक्शंस ऑफ मेसोसोम्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बात हमने पढ़ी थी अभी कि कुछ क्रोमेटोफोर्स होते हैं, तो अब इसी को देख लेते हैं हम। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम्स। तो बेटा इसी से कुछ ऐसे और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं जिन्हें बोला जाता है क्रोमेटोफोर्स बेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स। इन्हें बोला जाता है क्रोमेटोफोर बेटा। ओके, अब ये क्रोमेटोफोर अपने अंदर कुछ पिगमेंट्स कंटेन करता है बेटा, कुछ पिगमेंट्स कंटेन करता है। ओके, जैसे ओके, और ये क्रोमेटोफोर्स सम टाइम फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर्स फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो ये हो गई हमारे मेसोसोम्स की बात। ऑल एंड ऑल आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो इसके बाद बात आती है NCERT में जो पैराग्राफ है वो है मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो अब एक और बात, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। ओके, और सेल वॉल के बाहर क्या होती है? ग्लाइकोकैलेक्स बेटा। ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, और ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन बेटा।
अब जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बेटा जी, मोबिलिटी के लिए ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होगा वो, ठीक है। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनमें मोटिलिटी के लिए प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला स्टूडेंट्स, वेरी गुड। फ्लैजेला आपको पता है, फ्लैजेला का एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसे से जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया। तो यस स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये क्या इंसर्ट हुआ होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। चलो इसी से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बहुत ही पतला सा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड ऑल लाइक ये क्या है, हमारा फ्लैजेला है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है बेटा, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। सो दिस इज़ फिलामेंट, ये जो एक बाहर की तरफ आया हुआ है कुछ ये स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फिलामेंट। और ये क्या है, एक हुक सा स्ट्रक्चर है, तो दिस इज़ हुक। और ये क्या है बेटा, ये है हमारी बेसल बॉडी, ओके। तो इसके अंदर बेटा एक प्रोटीन भी होती है, तो इसके अंदर एक प्रोटीन भी होती है। ये जो हमारा फिलामेंट है ये एक प्रोटीन कंटेन करता है बेटा, जिसका नाम है फ्लैजेलिन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है एक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नेम है स्टूडेंट्स, इस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन बेटा, फ्लैजेलिन, ओके। तो ये तो बात हो गई अब फ्लैजेलिन की। तो अब क्या करता है ये फिलामेंट, जब मूव होगी, ठीक है, ये जो फिलामेंट है जब ये मूव होगी लाइक जब हम चप्पू चलाते हैं जैसे, तो उसी तरह से ये फ्लैजेला मूव होंगे और बैक्टीरिया जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, ओके। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जैसे पिल्लाई और पिल्ली और फिम्ब्राई, पिल्लाई और फिम्ब्राई का मूवमेंट में कोई रोल नहीं है बेटा, तो ये कुछ रॉड से स्ट्रक्चर होते हैं। बिसाइड ऑल द flagella, पिल्लाई एंड फिम्ब्राई आर also attached to the surface of bacteria but do not play role in motility, ओके। पिल्लाई क्या होते हैं बेटा, वो कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे पिल्लाई, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। और इनके अंदर भी बेटा एक प्रोटीन होती है, इनके अंदर भी एक प्रोटीन होती है, ये भी एक प्रोटीन से मिलके बनते हैं। उस प्रोटीन का नाम है पिलिन, पाइलिन, ओके। तो पाइलिन प्रोटीन होती है पिल्लाई में, ओके। तो अब ये अगर मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते तो ये क्या करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। पिल्लाई अटैचमेंट प्रोवाइड, अटैच करते हैं किसी सरफेस से बैक्टीरिया को, अटैचमेंट टू द सरफेस फॉर फूड, ओके। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, अटैचमेंट टू सरफेस फॉर फूड, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें। तो एसर्शिया कोलाई में,
सर्शिया कोलाई में ये जो हमारे पिल्लाई हैं ये जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन exchange of जेनेटिक मटेरियल बच्चा पार्टी। ओके, तो अब बात आती है फिम्ब्राई की। ठीक है, फिम्ब्राई थोड़े ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया में नहीं होगा ये। So this is all about the motile organs and non-motile organs of bacteria। पहले हमने फ्लैजेला की बात की, ठीक है, पहले हमने किसकी बात की, फ्लैजेला की बात की, फिर हमने पिल्लाई की बात की और फिम्ब्राई की बात की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोटाइल ऑर्गन। ओके, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है बेटा वो है राइबोसोम्स। कौन सा है, राइबोसोम्स का और इंक्लूजन बॉडी का। ओके बेटा, अब इमेजिन दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। इमेजिन करें कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें हमने क्या देखा था कि क्या है, इसमें हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म होता है। सो दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। ओके, अब साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि राइबोसोम्स होते हैं बेटा, कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे बेटा, 70S। ओके, तो अब राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ओके, बहुत ही छोटे छोटे होंगे 70S राइबोसोम। अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या करते हैं, mRNA चेन्स भी फॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया राइबोसोम्स जब एक चेन में बनेंगे, ठीक है, ऐसे चेन में बनेंगे तो इन्हें बोला जाता है पॉलीसोम्स या फिर पॉली राइबोसोम्स। ओके बेटा, तो इसके अलावा बेटा, इसके अलावा और क्या होगा इसमें, तो अब बेटा ये अपना जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है ये अपने अंदर रिजर्व फूड भी स्टोर करता होगा, ठीक है, वो इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करता है। इमेजिन दिस इज़ अ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, जिनको कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती। तो ये कुछ ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन और पर्पल। ओके, गैस वैक्यूल आर नॉट फाउंड इन ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ओके, और कौन से होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। ओके, तो ये अब ऑल एंड ऑल ये तीनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो इन तीनों को हम बोलेंगे कलेक्टिवली ये क्या बन गई, इंक्लूजन बॉडीज़। तो इसके साथ हमारा जो प्रोकैरियोटिक का टॉपिक है बेटा जी वो भी ख़त्म हुआ। ओके, वो ख़त्म हो गया अब। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसे अच्छे से देखें, अपने नोट्स बनाएं बेटा और रिवाइज़ करें अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।